हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम वापस बीएससी बीएड थर्ड ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास नंबर 8 लेकर आए हैं और उसके आगे का अपन प्रोसेस चलेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा आप सभी बच्चों से कि आप खुद अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हो सभी से अपना यूट्यूब चैनल है आसमी 2012 ये नाम का है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइबर कराइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बनाइए, लाइक बनाइए, ये सब आपको करना है। ठीक है, तो अपन आइए, पिछला टॉपिक जो अपन ने पढ़ा था वो आपका टॉपिक हो गया था ये आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण और इसके बेस पे मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करवा दिए थे। अब कुछ 2-3 न्यूमेरिकल और बाकी जो मैं आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं आपको लिखा रहा हूँ यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन ही है। किसी पदार्थ पर 1600 व एंगस्ट्रॉन व 1200 एंगस्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य, किसी पदार्थ पर 1600 एंगस्ट्रॉन व 1200 एंगस्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य के लिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्रमशः, आज अपन है ना न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, कुछ 2-3 न्यूमेरिकल मैंने आपको कराना है। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्रमशः 3.6 इलेक्ट्रोवोल्ट व 6.2 इलेक्ट्रोवोल्ट हो तो प्लांक नियतांक की गणना करो। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। वापस आप इसको रिकॉल कीजिए कि आपको 1600 एंगस्ट्रॉन 1200 एंगस्ट्रॉन की 2 वेवलेंथ दे रखी है। ठीक है, और उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जिसको अपन हाफ mv² मैक्सिमम करते हैं वो आपको इतनी दे रही है। तो प्लांक नियतांक यानी आपको किसका मान निकालना है, h का मान निकालना है। आपके पास 2 प्रोसेस बनेगी, यहाँ पर 2 समीकरण बनेगी। 2 समीकरण बनने के बाद फिर अपन h का मान निकालेंगे। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। सॉल्यूशन, अब अपने को पता देखिए आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होती है। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, ओके, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होती है, हाफ mv² मैक्सिमम है ना, अधिकतम गतिज ऊर्जा h म्यू माइनस फाई आता ना, फाई यहाँ पर क्या होता है, कार्यवलन, आपको पता है। अगर मैं यहाँ से h म्यू निकालूं क्योंकि मेरे को h निकालना है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई प्लस हाफ mv² मैक्सिमम। ठीक है, या यूं कहे तो h म्यू बराबर फाई प्लस के। क्वेश्चन हम ये हो गई, h म्यू बराबर क्या हो गया आपका फाई प्लस के, क्योंकि आपको पता है के काइनेटिक एनर्जी होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² मैक्सिमम, ये आपको पता है। ठीक है, ये अपने पास समीकरण बन गई। लेकिन एक इसको वापस चेंज कर सकते हैं, h म्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, c/λ, क्योंकि अपने को म्यू आवर्ती नहीं दे रही, c प्रकाश का वेग पता है, लैम्डा वेवलेंथ दे रही, तो अपन इस फॉर्मूले को चेंज कर वापस इसको अपन बना देंगे। तो अब हो जाएगा आपका 5 + k। ठीक है, फिलहाल इसको अपन यहीं रोकते हैं। अब अपना जो प्रोसेस है वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है। अपना प्रोसेस 2 टुकड़ों में डिवाइड है, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन में दे रखा, देखो 2 अपने को वेवलेंथ दे रखी है और 2 अपने को काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। तो अगर अपन इसको 2 प्रोसेस में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसको हम इस प्रकार बताएंगे। h फिक्स है, c भी फिक्स होता है। फर्स्ट के लिए वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, λ1। 5 भी फिक्स आएगा, फर्स्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, k1। अब ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार सेकंड के लिए क्या हो जाएगी, hc/λ2 बराबर 5 + k2। ठीक है, इक्वेशन बन गई आपकी सेकंड। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में से माइनस कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। तो अब आप कैसे करोगे, पहले सेकंड इक्वेशन लिखते हैं अपन, hc/λ2, इसमें से माइनस हो जाएगा hc/λ1 बराबर समीकरण 2 का प्रोसेस लिखिए आप 5 + k2, इसमें से अपने को माइनस क्या करना है 5 - k1। ठीक है, ये वाला मान अपने को माइनस करना है।
तो देखिए 5 से 5 कट गया, इधर ये कॉमन आ जाएगा, h से आपको कॉमन यहाँ क्या बच जाएगा 1/λ2 माइनस यहाँ क्या बच जाएगा 1/λ1 बराबर इधर क्या हो जाएगा आपके पास k2 माइनस k1। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्लांक कांस्टेंट यानी h का मान निकालना है। तो h का मान निकालने के क्या करेंगे बाकी सारे मान को अपन उधर भेज देंगे, या एक बार आप एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा λ1 λ2 λ1 माइनस λ2 बराबर k2 माइनस k1। ठीक है, अब आपको निकालना h निकालने के लिए इस मान को आप उधर भेज दीजिए, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, पहले सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसको c को भेज देते हैं। चलो ये उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा λ1 λ2 अपॉन λ1 माइनस λ2, ये आपका एक साथ हो गया डॉट k2 माइनस k1 अपॉन में c, ये दो ब्रैकेट बन गए। ठीक है, ये आपके बन गई समीकरण नंबर 3। बस अब आपको जिस चीज़ का मान पूछा हो वो सारे मान आप इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई है, न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले क्या क्या चीज़ गिवन है उन सभी को एक साथ सॉर्ट कर दीजिए। क्या आपको फाइंड आउट करना मतलब किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, उस फॉर्मूले को ऐसे सेट कीजिए पूरा वही आ जाए और बाकी सारा एक साथ, फिर मान पुट करना है और अब आपके पास आ जाएगा। अब आपको देखो क्या क्या चीज़ गिवन है, क्या क्या चीज़ गिवन है, ये चीज़ आपको पता है। λ1 देर का आपको फर्स्ट वाली वेवलेंथ कितनी है 1600 एंगस्ट्रॉन, या यूं कहे तो 1600 इंटू 10 की घात माइनस 10 मीटर, एंगस्ट्रॉन को अपन मीटर में बदलेंगे यही होगा, या यूं कहे तो इसका अगर अपन स्टैंडर्ड मान बनाएं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इज इट क्लियर, ये मान बन जाएगा आपका। ठीक है, और अब आपको पूछ रहा है λ2 कितना है आपको पता है 1200 एंगस्ट्रॉन, या यूं कहे तो 1200 इंटू 10 की घात माइनस 10 मीटर, या यूं कहे तो 1.2 इंटू 10 की घात माइनस 7 मीटर। ठीक, λ1 हो गया, λ2 हो गया, k1 आपको कितनी देर की 3.6 इलेक्ट्रोवोल्ट को आप जूल में बदलोगे तो 3.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। पता है आपको इलेक्ट्रोवोल्ट, एक इलेक्ट्रोवोल्ट किसके बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 जूल के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार आपका k2 कितना हो गया 6.2 इलेक्ट्रोवोल्ट दे रखा आपको, k2 कितना दे रखा है 6.2 इलेक्ट्रोवोल्ट, आप इसको चेंज करोगे तो 6.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, अब आप मान सारे पुट कर दीजिए इसमें समीकरण 3 में। समीकरण 3 में मान रखने पर जो जो भी मान आए उनको अपन क्या करते हैं इक्वेशन 3 में पुटअप कर देते हैं। रखिएगा आप h बराबर λ1। अब देखो प्लांक कांस्टेंट का मात्रा क्या होता है जूल इंटू सेकंड। अब अपन मात्रा कैसे निकालता है आप देखिएगा, है ना। इधर सबसे पहले अपन मान रखते हैं λ1 का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इंटू λ2 का मान कितना है आपको पता है, λ2 का मान है 1.2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, अपॉन λ1 माइनस λ2, तो ये मान हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 7 माइनस 1.2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, यहाँ मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ध्यान रखना, इंटू k2 माइनस k1, तो k2 आपका कितना हो गया 6.2, k2 माइनस k1 है ना, तो आपका k2 हो रहा है 6.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसमें से अपने को माइनस करना है 3.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ पर ये जूल है। ठीक है, जूल हो गया मात्रक, अपॉन में नीचे कितना हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिएगा मीटर से मीटर कट गया, एक इस मीटर से एक इस मीटर को काट दिया, अब जूल ये अपॉन में सेकंड आ रहा है तो आपका सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो आपका मात्रा क्या हो जाएगा h का, ये जो भी मान आ जाएगा इसको सॉल्यूशन करने पर 6.65 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड, ये आपका आंसर आ गया ना। तो ये सेकंड ऊपर चला गया, ये जूल बचा हुआ आपका, ये दोनों हो जाते हैं। और आपको पता है h बराबर ई अपॉन न्यू, फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो h बराबर ई का मात्रक जूल और न्यू का मात्रक होता है 1/सेकंड, ये मात्रक ऊपर जाएगा तो जूल इंटू सेकंड, बस यही आपका मात्रक लगता है। ठीक है, तो अपन फॉर्मूलाज में देखो वैल्यू पुटअप करके अपन क्या कर सकते हैं, मात्रक भी आराम से इजी वे में निकाल सकते हैं।
यस, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छे से देखना हर एक चीज़ को, कोई भी आपकी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, सारी लाइन खोल के लिख रहे हैं हर एक लाइन। अब अगला क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन नंबर 4। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अपन क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट ये क्या भी 3-4 चीज़ें एक साथ निकालेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, एक धातु का कार्यफलन 3.0 इलेक्ट्रोवोल्ट हैं। इस पर 300 नैनोमीटर, इस पर 300 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का 300 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है। तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है। तो बताइए अब आपको क्या क्या चीज़ें इसमें गिवन करनी, 3-4 चीज़ें अपन एक साथ निकालेंगे। ये क्वेश्चन से कि आपके बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती, सोल्व हो जाती। क्या क्या बताना। नंबर 1, दहली आवर्ती, वो सबसे न्यूनतम आवर्ती जिस पर आपका इलेक्ट्रॉन वहाँ से उत्सर्जित हो जाता है। दहली फ्रीक्वेंसी। नंबर 2 आपको बताना है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं ना, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। नंबर 3 बताना आपको निरोधी विभव, बताना आपको। 3 आपका क्या है, निरोधी विभव। और 4 आपका इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग। 4 आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग। ठीक है, ये चीज़ें आपको रिप्रेजेंट करनी है या ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालनी, दहली आवर्ती। सॉल्यूशन नंबर 1 है आपकी दहली आवर्ती। ये कैसे निकालते हैं आपको पता है, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, या आप चाहो तो म्यू नोट कर सकते हो। आपको पता है फाई बराबर क्या होता है, एच म्यू 0। फाई बराबर क्या होता है, एच म्यू 0। यहाँ से आप चाहो तो म्यू का मान निकाल दो, म्यू बराबर H/5। अपन इसी म्यू 0 को अपन ने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना, अपन ने इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको पता है, देखो सारे मान हैं। H कितना होता है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। और फाई आपको कितना दे रखा है, 3.0 इलेक्ट्रोवोल्ट, या यूँ कहे तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रोवोल्ट को अपन ने जूल में क्यों चेंज किया, क्योंकि आपको म्यू आवर्ती चाहिए। आवर्ती का मात्रा क्या होता है, 1/सेकंड। ये अपन क्या कर सकते हैं, सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स चाहिए, तो ये इसको मान अपन ऐसे बदल दिया, तो आपको क्या होगा, जूल से जूल कट जाएगा, सेकंड में वैसे आंसर आ जाएगा। इसलिए अपने को बस हर चीज़ देखकर फिर मान चेंज करना पड़ता है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो म्यू बराबर एच का मान रखा अपन ने 6.63, म्यू बराबर 5/h। फॉर्मूला उल्टा लिख दिया अपन। फॉर्मूला जब यहाँ से अपन निकालोगे ना, तो आपका म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 5/h। 5/h हुआ। अब आप मान रखिए, तो आपका म्यू बराबर 5 की जगह अपन लिखेंगे 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल अपॉन, नीचे हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। जूल से जूल कट गया, 1/सेकंड आ रहा है। आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो आप इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻14 सेकंड इनवर्स। ये आपका आंसर है। ठीक है, देखिए अपन क्या किया, हर चीज़ आपको पता चल जाएगी। इस प्रकार अपन ने मान निकाल दिया। आवर्ती का फ्रीक्वेंसी जो फॉर्मूला होता है ये हो गया, दहली आवर्ती निकाल ली। अब आपको निकालनी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, जिसको अपन के मैक्सिमम लिखते हैं ना। सेकंड निकालना अपने को उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। आपको पता है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या कहती है,
आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है कि जो गतिज ऊर्जा है के मैक्सिमम वो किसके बराबर होती है, एच म्यू माइनस फाई। फिलहाल इसको अपन यही रोक देते हैं, ठीक है। और आपको पता है एच म्यू किसकी ऊर्जा है, यहाँ पर फोटोन। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए किसका उपयोग किया था, फोटोन का उपयोग किया था। तो यहाँ पर फोटोन की ऊर्जा, जो फोटोन है उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, वही कहलाती है आपकी एच म्यू, और इसी को अपन बोलते हैं एच सी अपॉन लैम्डा। अपन ने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले फोटोन की ऊर्जा निकालेंगे और यहाँ इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो एच न्यू किसके बराबर हो जाएगा, आपको पता है एच न्यू बराबर एच का मान कितना है, अभी अपना है ना एच सी अपॉन लैम्डा। तो अब अपने को एच सी और लैम्डा तीनों मान अपने को दे रहे के पुट करने। तो एच म्यू आपका हो जाएगा, एच की जगह हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन लैम्डा कितनी हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगी आपकी 300 नैनोमीटर है ना। आपको देखो लैम्डा कितनी दे रही है, 300 नैनोमीटर। तो आप चाहो तो इसको कितना लिख सकते हो, 300 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। नैनोमीटर को मीटर बदलेंगे कितना हो जाएगा, -9 मीटर। तो 300 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। अब देखिए मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया। तो आप जब भी इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आपका आंसर किस में आएगा, जूल में। आपको ये एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट में लिखनी, आपको ये एनर्जी किस में लिखनी है, इलेक्ट्रोवोल्ट में। तो इलेक्ट्रोवोल्ट में ये हो जाएगी एच म्यू बराबर, आपको पता है ये चीज़ कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो अगर आपको 1 जूल निकालना है तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रोवोल्ट ये हो जाएगा। तो अगर आप जूल को इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो मान उससे क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड हो जाएगा। तो 6.63 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो फाइनली आपकी फोटोन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4.14 इलेक्ट्रोवोल्ट। एच म्यू का मान आ गया। अब ये समीकरण 1 से अपन, समीकरण 1 आपकी क्या है, के मैक्सिमम बराबर एच म्यू। एच म्यू की जगह अपन क्या लिख देंगे, 4.14 माइनस 5 दे देगा, 5 का मान इलेक्ट्रोवोल्ट में लिखेंगे। तो इलेक्ट्रोवोल्ट में कितना है, 3.00 इलेक्ट्रोवोल्ट। अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रोवोल्ट में निकाल रहे। तो आपकी के मैक्सिमम बराबर, जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो 1.14 इलेक्ट्रोवोल्ट आंसर आ जाएगा। बस देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कोई इश्यू नहीं, और आराम से अपना क्वेश्चन क्या हो रहा है, सोल्व हो रहा है। अब अपने पास थर्ड क्या निकालना अपने को, निरोधी विभव। थर्ड निकालिए आप निरोधी विभव, जिसको अपन V0 से लिखते हैं। निरोधी विभव जिसको अपन किसे रिप्रेजेंट करेंगे, V0 से। आपको एक चीज़ बताएं, अधिकतम गतिज ऊर्जा को जब अपन निरोधी विभव के रूप में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। जब अधिकतम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला निरोधी विभव के रूप में लिखना तो अपन क्या लिखते हैं, EV0। अब अपने को पता है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या कहती है, आइंस्टीन की, क्योंकि अपने को V0 निकालना है ना, इसलिए अपने को ये चीज़ करनी पड़ेगी। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या कहती हैं, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कि के मैक्सिमम अधिकतम गतिज ऊर्जा एच म्यू -5 के बराबर होती है। अब इस के मैक्सिमम की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, EV0 बराबर एच म्यू का मान कितना है आपको पता, 4.14, इसका मान कितना है -3.0 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन से आवेश कट गया तो V0 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस हुआ तो 1.14 वोल्ट। बस करना कुछ नहीं, देखो ई से ही कटता है, ध्यान रखना, ई से ही कट गया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ये कट गया, और आपका फाइनली मान निरोधी विभव V0 बराबर 1.14 वोल्ट। अब एक चीज़ और निकालनी है आपको, वो है आपकी नंबर 4, इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग। इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग, देखो स्टेप बाय स्टेप अपन चलते जा रहे हैं, जैसे जैसे अपने पास मान आ रहे हैं, यानी अधिकतम वेग का मतलब भी क्या हो गया, V मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग का मतलब क्या हो गया आपका, V मैक्सिमम, ठीक है। आपको पता है फॉर्मूला क्या आता है, अभी अपन ने सोल्व किया, के मैक्सिमम बराबर EV0, ठीक है। या यूँ कहे तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर EV0, या V² मैक्सिमम, यहाँ से V² मैक्सिमम बनाएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा,
2ev0/m, ये होगा 2ev0/m। या और शॉर्ट कर सकते हैं अपन, शॉर्ट क्या कर सकते हैं, 2 ये है ना ev0, इस पूरे मान को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, 2k मैक्सिमम अपॉन m। इज इट क्लियर? इसको अपन ने क्या लिखा, 2k, ये पूरा मान है ना, k यहाँ पर आपको पता है k मैक्सिमम किसके बराबर है, ev0 के बराबर। तो अपन ने ev0 की जगह क्या लिख दिया अपन ने, k मैक्सिमम। ठीक है, ये था v²। अगर आपको v निकालना है तो v मैक्सिमम बराबर अंडर में कितना जाएगा, 2k मैक्सिमम अपॉन m। अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान पता है, ये सारे मान पुट कर दीजिए और आपके पास वेग का मान जो आएगा वो कितना हो जाएगा, देखो 2 × 1.14 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये मान आ रहा है आपका इलेक्ट्रोवोल्ट में और ये तो मान आ रहा है इलेक्ट्रोवोल्ट में, किस में आ रहा है, केजी में। और आपको पता है वेग का मात्रा क्या होता है, यूनिट मीटर पर सेकंड। तो अपने को आंसर किस में लाना, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड लाने के लिए मैं पहले इसको जूल में कन्वर्ट करूँगा। जूल में कन्वर्ट होने का मतलब आपका क्या हो जाएगा, 2 × 1.14 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल अपॉन 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ठीक है, आप इसको सोल्व करना, लेकिन इससे पहले मैं आपको मात्रक सिखा देता हूँ। ये ऐसे ही है ना, नॉर्मल आपको देखना मात्रक ये कैसा है। जूल किसका मात्रक होता है आपको पता है, ऊर्जा। और ऊर्जा अपन किसको बोलते हैं, कार्य। कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ऊर्जा। तो इसका देखा जाए तो फॉर्मूला क्या हो रहा है, F × S। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल का वापस अपन क्या लिख सकते हैं, M × A × S। बल F बराबर क्या होता है, M है मास, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, इंटू A की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू ये S विस्थापन है, इसकी क्या होती है, सेकंड। तो फाइनली आपकी जो यूनिट हो जाएगी ऊपर जूल वाली, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन, ये है ना, ये सेकंड नहीं आएगा, विस्थापन है ना, विस्थापन की होती है आपके मीटर, विस्थापन कितनी होगी आपकी मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अपॉन नीचे क्या चल रहा है, देखो किलोग्राम चल रहा है, किलोग्राम से किलोग्राम चल गया, तो आपका जो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, अंडर रूट हट जाएंगे, मीटर पर सेकंड बच जाएगा, ये ऐसे। तो आपका फाइनली V मैक्सिमम बराबर 6.33 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। बस ऐसे आपको आंसर निकालने, इसमें देखो कोई दिक्कत नहीं है। अपन फॉर्मूला सोल्व करते गए मात्रा के अनुसार और अपना मान क्या होता गया, आता गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके न्यूमेरिकल। आप और इनको घर पे ट्राई करना। घर पे आपको क्या करना है, बस इनकी लैंग्वेज चेंज, लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज सेम रहेगी, अंदर की वैल्यू जो भी है आप वैल्यू चेंज करो, और वैल्यू चेंज करते ही आप और भी अलग से अलग मान इसके निकाल सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल सोल्व करना। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, मैं जो ये न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ वो अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल उठा रहा हूँ, मतलब जो स्टैंडर्ड मतलब न्यूमेरिकल है। मतलब पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम में, हालांकि अभी तक बीएससी क्वांटम फिजिक्स के अंदर इससे बाहर कोई न्यूमेरिकल आपको पूछा नहीं गया जो मैंने कराए, तो आपके भी बीएड वालों के लिए भी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो न्यूमेरिकल है वो पूरा आपके इसी में से बैठेगा। हालांकि ये कहीं और कोई ऑप्शन ही नहीं इनके पास। ओके, चलो अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे कॉम्पिटेंट इफेक्ट। कॉम्पिटेंट प्रभाव क्या होता है, आज अपन क्या पढ़ेंगे, कॉम्पिटेंट प्रभाव की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, और इसका फॉर्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो अपन कल मतलब अगली वाली क्लास में निकालेंगे। तो आज फिलहाल अपन कॉम्पिटेंट प्रभाव क्या होता है उसकी डेफिनेशन अपन पढ़ लेते हैं। कॉम्पिटेंट प्रभाव, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं COMPTON, कॉम्पिटेंट इफेक्ट। कॉम्पिटेंट प्रभाव आपका क्या होगा, एक चीज़ पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जनरली कॉम्पिटेंट प्रभाव किसे कहेंगे कि एक कोई परिकिरण आ रहा है, यहाँ पर एक्स किरण मान ली, एक्स किरण है, इसकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा, ये आकर किसी टारगेट से टकराई। कॉम्पिटेंट प्रभाव अपन किसे कहेंगे कि एक्स किरण है जिसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा, ये चलती है किसी टारगेट से टकराई, टकराने के बाद एक्स किरण तो आपकी इधर चली गई और आपका टारगेट ये लक्ष्य भी इधर चलना चल जाएगा। ठीक है, तो इसकी तो वेवलेंथ लैम्डा रहेगी, इसकी क्या हो जाएगी, लैम्डा डैश। अपने को बाद में टकराने के बाद दो तरंग दैर्ध्य प्राप्त होती है, एक लैम्डा जो आपतित एक्स किरण के समान, एक दूसरे क्या होती है, लैम्डा डैश जो इससे हल्की सी ज़्यादा कम हो सकती है। यही घटना कहलाती है आपकी कॉम्पिटेंट प्रभाव, ध्यान रखना। और इन दोनों तरंग दैर्ध्यों का अंतर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, अपन दोनों वेवलेंथ क्या क्या करेंगे, अंतर मेजर करेंगे, तो आपका फॉर्मूला आएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, वो किसके बराबर होता है, कॉम्पिटेंट विस्थापन, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
आप इसको इस प्रकार समझ सकते हो। तो अब अपन लैंग्वेज ग्रुप में इसको ऐसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, वो ऐसे हो जाएगी कि जब एक्स किरणों को किसी लक्ष्य से प्रकीर्णित किया जाता है, तब प्रकीर्णित किरणों में आपतित एक्स किरणों से अधिक तरंगदैर्घ्य की किरणें प्राप्त होती हैं। एक्स किरणों से अधिक तरंगदैर्घ्य की किरण प्राप्त होती हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि इससे क्या होगी, दो आपकी वेवलेंथ मिलेगी, उसमें से ये क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। इस घटना को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। इस घटना को कॉम्पटन प्रभाव, है ना, ये इसकी डेफिनेशन होगी। इस घटना को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। फिलहाल ये तो हो गई आपकी परिभाषा। अब आपको क्या करना है, अलग अलग लैंग्वेज में इसको लिखना बताना है। जो दो तरंगे आपको जो आपको दो तरंगदैर्घ्य मिल रही है वो किस प्रकार की होगी। ठीक है, तो अपन इसी में लिखना। आपको एग्जाम में भी ऐसा कैसे लिखना है जो मैं आपको लैंग्वेज लिखाता जा रहा हूँ। तो आप लिखिए प्रकीर्णित एक्स किरणों में दो प्रकार की तरंगदैर्घ्य की एक्स किरण पाई जाएगी। दो प्रकार की होगी, अपन बोला था अभी। दो प्रकार की तरंगदैर्घ्य की एक्स किरण पाई जाती हैं। प्रकीर्णित एक्स किरणों में दो प्रकार की एक्स किरण तरंगदैर्घ्य पाई जाती हैं। एक प्रकार की एक्स किरण, वापस आकर लिखेंगे, एक प्रकार की एक्स किरण, एक मिनट, एक प्रकार की एक्स किरण जिसकी तरंगदैर्घ्य, एक प्रकार की एक्स किरण जिसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, आपतित एक्स किरण की वेवलेंथ के समान। आपतित एक्स किरण की, जो पहले किरण आपतित हो रही है ना, उसकी वेवलेंथ के समान। आपतित एक्स किरण की, आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य के समान। एक तो क्या होगी, इसके विकल्प हो गई, आपतित तरंगदैर्घ्य के समान, और दूसरे प्रकार की एक्स किरण, दूसरे प्रकार की एक्स किरण जिसकी तरंगदैर्घ्य, दूसरे प्रकार की एक्स किरण जिसकी तरंगदैर्घ्य आपतित एक्स किरण से अधिक होती है। जिसकी तरंगदैर्घ्य आपतित एक्स किरण से अधिक होती हैं। ठीक है, लैंग्वेज समझना आप कि एक प्रकार की एक्स किरण जिसकी तरंगदैर्घ्य आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य के समान, और दूसरे प्रकार की एक्स किरण जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी, उससे अधिक होती है। मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो अब वापस एक लाइन और लिखेंगे। लैंग्वेज मैंने आपको पहले भी बोला, आपको ऐसे भी बना के लिखनी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। प्रकीर्णित एक्स किरणों, जो किरणें अपने पास आई, प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य का अंतर, प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य का अंतर, मतलब जो ज़्यादा है इसको लैम्डा डैश मान लिया, और एक किरण जो आपकी तरंगदैर्घ्य के समान उसको लैम्डा। तरंगदैर्घ्य का अंतर कॉम्पटन
कॉम्पटन विस्थापन, ये फॉर्मूला आएगा पूरा, है ना। इन दोनों तरंग दैर्ध्य का अंतर आपको क्या कहलाता है? कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। ठीक है, दो तरंग दैर्ध्य मिल रही, एक क्या हो रही, जिसकी वेवलेंथ आपतित वेवलेंथ से ज़्यादा लैम्डा डैश होगी, और एक ही तरंग दैर्ध्य आपतित वेवलेंथ की तरंग दैर्ध्य की क्या है? समान है। और ये अपन इसका फॉर्मूला निकालेंगे। और ये कॉम्पटन विस्थापन किस पर निर्भर करता है? यह प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है। अभी को कैसे क्या बनेगा अपन देखेंगे। यह प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब आपको डेफिनेशन के रूप में इसी प्रकार बताना है कॉम्पटन विस्थापन क्या होता है और ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसी को प्रयोग को चिरसम्मत सिद्धांत ने भी बताया था। चिरसम्मत सिद्धांत इसका फेल हो गया। कॉम्पटन के प्रयोग में, छोटा सा टॉपिक है, कॉम्पटन के प्रयोग में चिरसम्मत सिद्धांत की असफलताएं, चिरसम्मत सिद्धांत की असफलताएं क्यों फेल हुआ जी? ये कॉम्पटन प्रयोग क्या कहता है? अपने को दो तरंग दैर्ध्य मिलेगी, जनरली मैं आपको समझा रहा हूँ ना एक्सप्लेन करके। दो अपने को क्या प्राप्त होगी? तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगी। ठीक है, जिसमें एक लैम्डा डैश आपतित से ज़्यादा होगी, रे कौन सी होगी? लैम्डा जो इसके समान होगी। अब क्लासिकल फिजिक्स ने क्या बताया कि क्लासिकल फिजिक्स ने बताया कि इसने कोई विद्युत चुंबकीय तरंग थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चिरसम्मत सिद्धांत ने क्या बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है, किसी इलेक्ट्रॉन पर अपन उसको आपतित कराते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग को अपन किसके ऊपर आपतित कराते हैं? इलेक्ट्रॉन पर आपतित कराते हैं, तो वहां से एक किरण ही प्राप्त होगी। आगे देखो, ये मैंने बताया लक्ष्य से टकराया, कॉम्पटन प्रयोग में दो किरणें प्राप्त होगी, लेकिन चिरसम्मत सिद्धांत क्या होगा? एक किरण ही प्राप्त कर पाया, और उसकी तरंग दैर्ध्य जो होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरंग दैर्ध्य की क्या होती है? इक्वल होती है। तो इस प्रकार ये कॉम्पटन प्रयोग चिरसम्मत सिद्धांत की व्याख्या अच्छे से नहीं कर सका। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब इसका अपन कॉम्पटन विस्थापन का सूत्र कल निकालेंगे। बस आज आपको मैं क्वेश्चन लिखाने में तो क्या एक ही क्वेश्चन लिखाएंगे अपन, बस आपको न्यूमेरिकल अच्छे से करना है। न्यूमेरिकल में आपको एक ही काम करना है, मैंने आपको अभी भी बताया कि आप उसकी वैल्यूज़ को चेंज करो, और वैल्यूज़ को चेंज कर करके आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। तो आप एक क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा आपका कॉम्पटन प्रभाव किसे कहते हैं। ठीक है, आप कॉम्पटन प्रभाव किसे कहते हैं ये मान निकालना, या यूँ कहे तो कॉम्पटन विस्थापन किसे कहते हैं उसका आप मान निकाल के सोल्व करते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।